लोग जिनकी मैं इज़्ज़त बहुत करती हूँ, सबका नाम मैं नहीं लूँगी। और सुनने वाले बहनों और भाइयों, मुझे लगता है कि मुझे तो आधा वक्त मिलना चाहिए। अगर आप इस मंच को देखें, लैंगिक बंटवारा देखें, तो आधा वक्त तो मुझे ही मिलना चाहिए। खैर मैं लूँगी नहीं, लेकिन मैं ज़रूर कुछ बातें यहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ तस्करा करना ज़रूरी नहीं है, हमको क्यों करना है इस पर भी सोचना होगा। तो दो तीन बातें तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले कि अभी मैंने देखा, और इसके पहले भी अनवर भाई ने हम लोग को भेजा भी था, उन्होंने मोदी जी को एक ख़त लिखा था जब उन्होंने पासमानदा की बात की। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं, इसकी वजह से पासमानदा समाज के कुछ लोग शायद भाजपा की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि जाने वाले हैं। ये जो 8% लोगों ने कहा, मुसलमानों ने, कि हमने भाजपा को वोट दिया, उनमें से 99% लोग झूठ बोल रहे थे, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्किस बानो का नाम आपने बहुत सुना है, लेकिन बिल्किस बानो की ज़ात क्या है शायद आपको पता नहीं है। उनकी ज़ात घाची है। जो मुसलमानों में तेली हैं, उनको गुजरात में घाची कहा जाता है। तो जो नरेंद्र मोदी की ज़ात है, वही बिल्किस बानो की ज़ात है। वो मोदी हैं, वो घाची हैं, लेकिन हैं दोनों तेली। तो कितनी हमदर्दी है उनके दिल में पासमानदा मुसलमानों के लिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग ऐसे माहौल में पले और बढ़े जिसमें हम लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि जात और जाति उत्पीड़न अभी भी देश में ज़िंदा है, इसका बोलबाला है। क्योंकि हमारे घर में नहीं था, हमारे परिवार में नहीं था, ज़्यादातर जिनके बीच में हमारा उठना बैठना था उनमें भी नहीं था। तो हमने सोचा था ये ख़त्म हो गई होगी बात। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में हमको बहुत कम इसके बारे में पता चला। लेकिन जो देश की संसद है, वो मेरी असल विश्वविद्यालय बनी, जहाँ पर हिंदुस्तान के समाज की बनावट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और पहला झटका तो मुझे तब लगा जब मैं एमपी बनी थी कानपुर से। तो हमारे एक अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, और फिर ये हुआ कि उसके लड़के को उसकी जगह मिलेगी। लेकिन फिर इस पर प्रशासन ने एतराज़ किया और कहा कि वो तो वाल्मीकि समाज का नहीं था, वो तो हलालखोर था। मतलब वो सफाई कर्मचारी मुसलमान था, इसलिए उसके लड़के को उसकी जगह नौकरी का कोई अधिकार नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अब ये बड़ा पेचीदा मामला था, हमने तो कभी सुना भी नहीं था, समझा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। लेकिन फिर यूनियन के साथ बैठ करके एक रास्ता निकाला गया कि चूंकि वो है तो उसका लड़का और वो था तो उसका बाप और काम पे मरा, इसलिए बेटा होने के नाते उसको उसकी नौकरी मिल जानी चाहिए, और वो नौकरी लड़ करके उसको दिला दी गई। लेकिन तब ये समझ में आया कि हाँ, ये जो ज़ात की बीमारी है, ये तो छूत की बीमारी की तरह है। ये जाती नहीं है जल्दी, ये बहुत जल्दी फैलती है। और हमारे समाज के अंदर आदमी अपना धर्म तो बदल सकता है, लेकिन अपनी ज़ात नहीं बदल सकता है। और बहुत से लोग जो सोचते हैं कि ज़ात छुपाई जा सकती है, तो ये एक ऐसी चीज़ है हमारे देश में जो छुपाए नहीं जाती, छुपाए नहीं छिपती है। आप जितना भी कोशिश करें छुपाने की, अगर आपने छुपाने की कोशिश की और अगले को संदेह हुआ, तो वो ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा कि आखिर में वो चलते 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 आपकी ज़ात तक पहुंच ही जाएगा और आपके बारे में अपना फैसला कर लेगा। तो ये तो उस आदमी के मरने के बाद मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। और असली तो मुझे तालीम मिली जब मंडल आयोग की सिफारिश को वीपी सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर रखा। मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि हमारी पार्टी सीपीआईएम कोई मंडल वाली पार्टी नहीं थी।
लेकिन हम लोगों ने सोच समझ करके, पढ़ करके, अध्ययन करके, पूरी निष्ठा के साथ मंडल कमीशन की सिफारिशों के लिए हाथ उठा करके उनको लागू कराने की बात हम लोगों ने कही। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो बिल्कुल ही हमारी आंखों को खोलने वाली बात थी। एक तो हमने देखा भाजपा की उमा भारती को जो कूद फांद रही थी सदन के अंदर, और जब वीपी सिंह आए तो उनके गले लग गई। वीपी सिंह परेशान हो गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं, और वो यही चिल्ला रही थी, नो क्रीमी लेयर, नो क्रीमी लेयर। मतलब वो आपे से बाहर हो गई खुशी से कि पिछड़ों को अब आरक्षण मिल जाएगा, उनका अधिकार मिल जाएगा। लेकिन उसी सदन में मैंने देखा, मेरे बगल में वो बैठते थे, हम लोग बीजेपी और हम दोनों ही वीपी सिंह का समर्थन कर रहे थे उस वक्त, तो बीजेपी वाले हमारे अगल बगल ही बैठते थे। तो हमने देखा, और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, वाकई में मैंने बीजेपी के 2 सांसदों को रोते हुए देखा। वो दोनों ऊंची जात के थे, हिमाचल से थे, और दोनों रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप रो क्यों रहे, क्या हुआ? अरे कह ले हमारा सब कुछ लुट गया। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आया कि इनका क्या लुटा। देखा, हमारी समझ में नहीं आ रहा आपका क्या लुटा। अरे अगर 4-6 पिछड़े डीएम एसपी बन जाते हैं तो आपको कौन सी आफत आ गई आपके लिए? अरे कह ले आप समझती नहीं है। मतलब ये है कि हमारे देश में जो वर्चस्व की भावना है वो इतनी जबरदस्त है कि आप ये स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं कि जिस पूरे क्षेत्र पर आप अपने वर्चस्व की वजह से अपना कब्जा जमाए हुए हैं उसका रत्ती भर हिस्सा भी किसी दूसरे को मिल जाए, ये आपको बर्दाश्त ही नहीं है। ये मैंने उस समय देखा। लेकिन यही नहीं देखा, देखिए कुछ कड़वी बातें भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मंडल आयोग आया, यहाँ शायद जिनको मैं कड़वी बात सुनाना चाहती हूँ वो कम लोग होंगे जो गैर मुस्लिम ओबीसी हैं। तो वीपी सिंह ने जब लीबर हैंड्स कमीशन बनी थी बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने पर और अडवाणी वगैरह का की क्या भूमिका थी उसको लेकर के लीबर हैंड आयोग बना, तो वीपी सिंह ने उसके सामने मतलब अपना बयान दिया। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो मंडल कमीशन की वजह से ही मेरी सरकार को गिराने का काम किया, और उन्होंने पूरी बात रखी कि भाजपा लाम बंद करना चाहते थे, उसका एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाएगा और उनके पीछे से हट जाएगा, इसलिए उन्होंने ये रथ यात्रा निकाली और धर्म का इस्तेमाल करके जो मंडल आयोग के लाभार्थी थे उनको भी अपने साथ उस मुहिम में शामिल कर दिया, जिस मुहिम ने आखिर में जाकर के मस्जिद को तोड़ने का काम किया और अब सुप्रीम कोर्ट की मदद से वहाँ मंदिर भी बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि ये बात आपको मालूम नहीं है, सब लोग जानते हैं कि मंडल आयोग के आने के बाद ही अडवाणी जी को अयोध्या की याद आई और उन्होंने रथ निकाला और वो जो पूरा आंदोलन चला उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि कई हिंदुस्तान के इलाकों में